फ्रेंड्स ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ जो एक्चुअली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हैं। ओके, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का वीडियो है। तो इलेक्ट्रिकल, अगर आप ITI से इलेक्ट्रिकल ट्रेड लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आपको कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में आपको जो भी सेमेस्टर यूज़ होता हो, आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप उसका इस वीडियो के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको सब्जेक्टिव तरीके से, मतलब कि आपको पूरा संपूर्ण विवरण एक एक पॉइंट का दूंगा, क्या है, कैसे है। और मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन भी बताने वाला जो उस टॉपिक से राइज होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो ना केवल आपके सेमेस्टर की तैयारी के में यूज़ होता है, बल्कि आप अगर इस ITI करने के बाद अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में ही ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छे कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप वहाँ इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ITI इलेक्ट्रिकल थ्योरी का बुक होगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट मिलेगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिए। एक्चुअली टॉपिक सेम ही रहेगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ क्या है और कैसे होता है, और इसका कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो पहला हमारा चैप्टर में है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम कहीं भी इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे कि आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, UP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार यूज़ हो रहा है, तो ये इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत। तो ये विद्युत होता है। तो विद्युत क्या होता है? तो विद्युत एक प्रकार का एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप एक सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह, विद्युत क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, आप इसका यूज़ जैसे कि हीट में, लाइट में, और या फिर आप अगर शॉक फील कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का एनर्जी आप फील कर रहे हैं ना। अगर आप कहीं पर फेज वायर टच करते हैं तो आपको क्या फील होता है? एनर्जी फील होता है। तो यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस विद्युत के 5 प्रभाव होते हैं, जैसे कि रे इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीट इफेक्ट, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। और एक और आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि शॉक इफेक्ट, जो कि आप फील करते हैं, जो कि हम फील करते हैं, एक ह्यूमन पर्सन या फिर एक लिविंग थिंग्स जो फील करता है। देखते होंगे कोई जो मछुआरे होते हैं तो वो करेंट का यूज़ करके मछलियों को पकड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करते हैं। वो एक्चुअली ITI या ऐसे कुछ व्यवसाय या ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए रहते, लेकिन उनको इतना पता होता है कि हाँ, इसमें कैसे यूज़ करके इसका प्रभाव को, इसका इफेक्ट को कैसे यूज़ करके हम अपने फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने घरों में पंखा या मरकरी बल्ब कुछ भी आप यूज़ करते हो, तो आप इसमें रे इफेक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब लाइट इफेक्ट का यूज़ करते हो। अगर आप पंखे का यूज़ कर रहे हो तो आप उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से हीटर यूज़ कर रहे हो तो आप उसके हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर रहे हो। एनर्जी तो एक ही है आप, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में यही देखते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। और आप, क्योंकि आपके घरों में 220 वोल्ट आता है सप्लाई, आप क्या कर रहे हो? तो पंखा के लिए मैग्नेटिक एनर्जी तो नहीं आता है, या फिर कुछ और लाइट एनर्जी तो नहीं आता। आप क्या लेते हो? केवल एक वायर लेते हो, इलेक्ट्रिक वायर फ्लो करने वाला एक वायर लेते हो, उसमें जिसमें लाइव वायर लेते हो, और उस लाइव वायर से आप बहुत तरह के काम कर सकते हो। जैसे आप टीवी देख सकते हो तो फ़ैन चालू कर सकते हो, या फिर आप लाइट यूज़ कर सकते हो, ठंडे के दिनों में हीटर यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारा काम कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो चलिए सेकेंड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये आप अगर एक बार इस चीज़ों को समझ लीजिएगा अच्छे से, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन जैसे कि आप एक ट्रेड कर रहे हैं ITI में, तो आप क्या बन गए उस ट्रेड करने के बाद? इलेक्ट्रिशियन आप ट्रेड करते आप क्या बन गए? एक इलेक्ट्रिशियन बन गए, बने कि हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतकार बन गए। तो इलेक्ट्रिशियन बन गए तो आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन बन के? फ्रेंड्स, आपने जितना बुक्स में पढ़ा है आप उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी और नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। कई लोगों को मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो गया तो मैं एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूँ। नहीं फ्रेंड्स, और आपको थ्योरी नॉलेज भी उसके हिसाब से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर इस तरह का प्रॉब्लम होता है जहाँ पर मान लीजिए
2 पॉइंट में फेज़ ही आ रहा है। आप जो सोच रहे हो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, फेज़ न्यूट्रल हमने प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन न्यूट्रल नहीं मिलने के केस में क्या होता है, दोनों एक सॉकेट के दोनों पॉइंट पे फेज आता है। तो आपका अगर थ्योरी अच्छा होगा तभी तो आप पकड़ पाओगे हाँ ये क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, आप थिंकिंग कर पाओगे उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। तो इसलिए एक इलेक्ट्रिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट थ्योरी का यूज़ आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं। अगर आप अच्छा इंटरव्यू में जाते हैं तो इसका यूज़ अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया क्या है इंपॉर्टेंस है इस ट्रेड का। फ्रेंड्स सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपके घरों में बिजली आता है, लोग आपको पूछेंगे अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, कभी भी जहाँ भी विद्युत यूज़ हो रहा है, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कोई भी सेक्टर का जॉब पकड़ लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी सेक्टर, जैसे बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग में भी क्या है, आप ठीक है अब वहाँ सारा बैंक का काम हो रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन का भी वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे रेल पकड़िए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो है ही सही, तो वो वन साइडेड हो जाता है कि वहाँ आप केवल इलेक्ट्रिशियन ही ज्वाइन करेंगे। बहुत कम ही सिविल इंजीनियर्स या फिर कोई और ट्रेड्स के ज्वाइन करते हैं। अधिकतर आपको इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मतलब इससे रिलेटेड ट्रेड के लोग ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ये चीज़ मैंने इस 2 पॉइंट में मैंने क्लियर कर चुका है इसका क्या फ्यूचर है, तो आई थिंक मुझे इस बारे में डिस्कस करने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट चीज़ की ओर जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स मतलब क्या, क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इन 5 इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, रे इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीट इफेक्ट, लाइट एमिशन इफेक्ट और फिर केमिकल इफेक्ट हुआ जो बैटरी में यूज होता है वो। तो इसके अलावा जो छठा हमारे पास जो ऑप्शन है जो कि शॉक इफेक्ट, वो फील हो। तो फ्रेंड्स ये शॉक इफेक्ट को हम फील नहीं करना देना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर सेफ्टी लेंगे। अगर आप सेफ्टी नहीं लेंगे और अगर आपने कहीं भी चूक कर दी तो आपको डेफिनेटली शॉक इफेक्ट फील होगा। शॉक इफेक्ट करने का अर्थ है फ्रेंड्स, आपको झटका लगेगा ही लगेगा, आपको शॉक फील होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे, वो एनर्जी आप में फ्लो होगा, एनर्जी आप में फ्लो होगा तो एनर्जी क्या होगा, वो आपको, अगर वो आपके परमिसेबल अमाउंट ज़्यादा वो एनर्जी रहेगा तो आपको वो शॉक इफेक्ट शॉक देगा ही देगा। अधिक अमाउंट में आपका एनर्जी रहेगा तो आपको ये दुर्घटनाग्रस्त भी कर सकता है। तो ये मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अक्सर आप वीडियो देखे होंगे या पेपर में सुने होंगे कि ये होता है। तो इसके लिए हमको कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो दुर्घटना के कारण और उसका निवारण, कहने का अर्थ है फ्रेंड मेरा कि क्या रीज़न है एक्सीडेंट्स का और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आपका सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक ट्रांसफार्मर वर्क कर रहे हो, आप एक ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस कर रहे हो, मान लो आप एक बड़े ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि हाँ ट्रांसफार्मर का सारा चीज़ आइसोलेट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट आप इलेक्ट्रिसिटी जो आप उसमें दे रहे हैं, आप सप्लाई दे रहे हैं, तो वो कट होना चाहिए, आउटपुट साइड से भी कट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हो गया। तो आपको इस सब के प्रति मतलब अवेयर रहना पड़ेगा। और क्या है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी होगी इन चीज़ों में, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक पुराना कहावत है कि इलेक्ट्रिक इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मतलब कहने का अर्थ है एक अच्छा नौकर होता है इलेक्ट्रिक, लेकिन एक बुरा मास्टर भी होता है। यानी कि अगर आप उसको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो अच्छे से सेवा करेगा आपका, लेकिन अगर आप उससे कुछ छेड़खानी करेंगे या फिर आप उससे कुछ मिसबिहेव करेंगे, वो डेफिनेटली आपको एक पनिशमेंट देगा। वो पनिशमेंट कितना डेंजर हो सकता है वो तो फ्रेंड्स आपको भी पता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको औजारों का सही यूज़ भी करना पड़ता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स औजारों का सही यूज़ करने का अर्थ है, जैसे कई लोग देखा हूँ फ्रेंड्स, कुछ नट बोल्ट कुछ खोलने के लिए वहाँ जहाँ पेचकस यूज़ होना चाहिए वहाँ टेस्टर यूज़ होता है। तो ये गलत सिलेक्शन है। आपको जहाँ पर जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो आपको वहाँ पर वही चीज़ का यूज़ करना होगा। हालांकि पेचकस टेस्टर में ये फैसिलिटी दी रहती है कि आप पेचकस उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिमिटेड टॉर्क तक ही यूज़ कर सकते हैं। आप कोई बड़े नट बोल्ट है उसको खोलने के लिए आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हो टेस्टर के अंदर, तो वो टेस्टर ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। प्लायर का यूज़ करना होगा सही जगह पे। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप प्लायर को हैमर की तरह यूज़ करें,
आप किसी कील को ठोकना है, आपको हैमर नहीं मिल रहा दिख रहा है, तो आप क्या यूज़ करो, प्लायर यूज़ करो। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और फिर सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फिर ये छोटा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है वो जो कि आपको आनी ही चाहिए अगर आप एक वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ये सब होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ मेजर पार्ट था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिए, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको क्या है। और फ्रेंड्स जैसे कि कुछ सिंबल्स की मैं बात कर लूँ तो सिंबल्स में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ सेफ्टी सिंबल्स दिए रहते हैं। आप जैसे रास्ते में भी जा रहे हो, कोई हाईवे पे जा रहे हो तो कहीं दिखाता होगा कि हॉस्पिटल का एक सिंबल बना हुआ है, एक बेड का सिंबल बना हुआ, वो क्या बताता है आपको कि हाँ वहाँ पर नज़दीक में कहीं उसके आसपास में हॉस्पिटल है 100 मीटर के दायरे में। तो उस तरह से आपको सिंबल भी आपको याद रखना होगा। आपके बुक्स में दिए हुए हैं, सिंबल को आप पढ़ लीजिए। जैसे में कि क्या है, प्रोहिबिटेड है, मैंडेटरी है, वार्निंग है, नोटिव है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। आप अगर आप व्हीकल यूज़ करते हैं तो आप हमेशा इन चीज़ों के बारे में तो सजग रहते ही हैं। तो वही उसी तरह का सिंबल रहता है। तो कौन सा प्रोहिबिटेड है, मतलब कौन सा चीज़ मना किया जाता है, कौन जैसे धूम्रपान तो वो मना किया रहता है, तो क्या उसका सिंबल बना रहता है, वही तो प्रोहिबिटेड है, वही तो मना किया जा रहा है। कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा आपको मानना है, जैसे कि आप ओवरहेड लाइन है तो आप, या फिर कोई क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है तो आप क्या कर रहे हो कि उसके नीचे से जा रहे हो, तो आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह से आपको दुर्घटना से बचा सकता है, वो चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी था। आप अपने बुक के अनुसार ये पढ़ लीजिएगा। सेफ्टी प्रिकॉशन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स जो कि पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको एक सेफ्टी सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जैसे आप देख रहे हो कहीं एक मानव खोपड़ी बना हुआ है और उसमें 22,000 वोल्ट लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऐसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। उस चीज़ को आपको देखना और ध्यान में रखना है कि इसमें कितना वोल्ट फ्लो हो रहा है। 440 वोल्ट भी लिखा रहता है और खतरा का सिंबल बना रहता है। तो ये चीज़ आपको भी देखना चाहिए और उसका उस नॉलेज को यूज़ में लाना है फ्रेंड्स आप। और आपको कोई भी काम करने से पहले इंश्योर हो जाना है कि MCB हो या MPCB हो या फिर स्विच हो, आइसोलेटर हो, कोई भी चीज़ ऑफ होना चाहिए। उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो स्विच होना चाहिए वो ऑफ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ आपको याद रखना है। अक्सर फ्रेंड्स क्या होता है, देखने को मिलता है कि अगर आप कभी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में गए होंगे, सब स्टेशन में क्या होता है कि मैट रहता है हर एक ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के सामने नीचे एक मैट लगा हुआ रहता है। मैट लगाने का रीज़न यही है कि अगर गलती से भी वो कहीं से करंट फ्लो होता है आपके बॉडी के अंदर, तो मैट के कारण क्या होता है, वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको कोई झटका फील नहीं होगा, मतलब आपको शॉक इफेक्ट फील नहीं होगा। तो मैट भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपके सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर घर में भी काम कर रहे हो, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का भी काम कर रहे हो, हालांकि इसमें घर में 220 वोल्ट ही आता है, फिर भी अगर आप 220 वोल्ट पर काम कर रहे हो तो आपको हमेशा सूखी लकड़ी या मैट के ऊपर पैर दोनों पाँव रख कर ही आपको यूज़ करना है और अपने बॉडी को बिल्कुल वॉल से दूर रखना है। तो ये सब चीज़ आपका सेफ्टी में आता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एक चीज़ और, रिक्यूज ऑफ पर्सन अंडर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, मतलब कि विद्युत के संपर्क में आए गए व्यक्ति को कैसे रिक्यूज़ करें, कैसे छुड़वाएं। तो फ्रेंड्स ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भी एक इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि कोई किसी को शॉक लग रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे। फ्रेंड्स सबसे पहला आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कई केसेस में क्या होता है कि स्विच वहाँ नहीं मिलता है देखने के लिए, या फिर स्विच बटन प्रेस करने पर भी ऑफ नहीं होता है, यानी कि स्विच ख़राब होता है, स्विच बाईपास होता है, किसी भी रीजन से स्विच ऑफ नहीं होता है। उसके बाद आपको सडन क्या करना है। इस तरह का डिसीजन लेने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, इसलिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो स्विच नहीं मिल रहा है, उसके इसमें आप क्या करेंगे, आप कोई भी लकड़ी या फिर किसी भी इंसुलेटेड सी चीज़ से उस पर्सन के हाथ को छुड़ाएंगे जहाँ से वो इलेक्ट्रिक के संपर्क में आया हुआ है। तो ये करेंगे आप, लेकिन इसके लिए आपको खुद को भी अपने इंसुलेटेड करना होगा, यानी कि आप खुद भी इंसुलेटेड पहले हो जाइए, प्रॉपर इंश्योर हो जाइए कि मैं इंसुलेटेड हूँ। उसके बाद आप उस व्यक्ति को किसी भी डंडे से या फिर किसी चीज़ से आपको प्रॉपर जगह पर थोड़ा सा बल प्रयोग करके फोर्स लगाकर उसके हाथ को छुड़वाना है। और अगर व्यक्ति जो भी पर्सन है जो इलेक्ट्रिक शॉक फील कर रहा है एट ए टाइम, उसको क्या करना है कि छुड़ाने के बाद आपको उसको वहाँ पर पकड़ना है, ना कि आप उसे छोड़ देंगे, वो झटके से छूटने के बाद ज़मीन पर गिर जाएगा और उससे चोट लग सकती है। इसलिए आपको ये भी सावधानी सेफ्टी प्रिकॉशन को लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगने का क्या कारण है।
सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट को अगर आप टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि किसी भी मानव का शरीर जो होता है उसका रेजिस्टेंस 500 ओम टू 1 लाख ओम तक चला जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका परमिसेबल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आपके बॉडी में आएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील होगा। ठीक है, तो आपको ये एक सिंपल सा एक 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम कितने वोल्ट के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील होता है। तो मिनिमम 90 वोल्ट के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील होता है। जैसे कि बुक में रहता है, आपको कहीं भी पढ़े होंगे कि विद्युत की मतलब की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रेंड्स ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज प्रोपगेट होने का स्पीड होता है। प्रोपगेट होने का स्पीड मतलब कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये प्लस है, ये है, और ये बाहर की ओर मान लीजिए निकल रहा है, तो ये चार्ज है, तो ये ऐसे, तो ये बाहर की ओर निकलने का जो स्पीड है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि हाँ एक बल्ब जला रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि ये बल्ब है और मैंने यहाँ सप्लाई दिया और यहाँ पर 3 यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुँच रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये यहाँ से इस बिंदु तक पहुँचने में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड नहीं, बल्कि उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर ट्रैवल करेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्लो होगा। तो ये मिथ है। अगर आप इसे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में एक इलेक्ट्रिक नाम का प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जाइए और आपको इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3-4 वीडियो एटलीस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो क्या क्या झटके, क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं लगने के बाद। तो लगने के बाद क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, लगने के बाद उसके शरीर में छाला पड़ सकता है और उसके मांस जल सकते हैं। क्योंकि जलने के लिए क्या रीज़न हो सकता है, जलने का रीज़न हो सकता है हीट कौन जनरेट कर रहा है, एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इफेक्ट जो हीट इफेक्ट वहाँ जनरेट होता है और मांस को जला देता है। और अधिक ज़्यादा सीवियर शॉक फील हुआ तो श्वसन प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, और आपका लंग्स प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा तो आदमी डेथ की पोजीशन तक जा सकता है। ठीक है, तो ये सब है क्या क्या डैमेजेस है। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन आपको यूज़ करना है अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से डैमेज हुआ है तो। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन में क्या क्या आ जाएगा, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि एंड माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन मेथड। आप ऐसे याद करेंगे आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन को SMS। ठीक है, क्या याद करना आपको, SMS मतलब कि सैफर विधि, आप हिंदी में बोलिएगा तो सैफर मेथड या सिल्वेस्टर मेथड, माउथ टू माउथ एंड सैफर, सिल्वेस्टर, माउथ टू माउथ, सैफर, SMS। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ऐसे याद कर लेना है और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और अगर आप SMS तो आप हमेशा करते होंगे तो ये टर्म तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता दें फ्रेंड्स। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के कारण आग लग जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जैसे आपका हॉस्पिटल में आपने देखा होगा एक रेड कलर का सिलेंडर जो कहीं वॉल में लगा रहता है, तो वो सब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो फायर को हमने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल में फायर का एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या बताई है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत, आप उसमें से जाकर भी देख सकते हैं। ट्रिक ये बताया मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर 4 तरह का होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो ये मैंने क्लास बताया, और क्लास आपको कैसे याद करना है कि कौन सा फायर को किस तरह से बुझाते हैं, किधर फायर लगा तो किस तरह से बुझाते हैं। तो जैसे आपको लकड़ी, जूट, कपड़ा आदि में फायर लग जाता है तो उसको पानी से बुझाएंगे। तो आपको कैसे इन चीज़ों को याद रखना है, आप तो ठीक है अभी याद कर लिया आपने, पानी से बुझाएंगे मैंने बोल दिया, आपने याद कर लिया, 10 दिन में भूल जाएंगे। याद करने का तरीका क्या है, कागज़ की साइज़ क्या होती है, A4। अभी देखिए सिंपल सा थ्योरी समझिए फ्रेंड्स, लकड़ी कागज़ में आग लग जाता है, आप क्या करते हैं, आप घरों में तो वही यूज़ करते हैं ना, पानी तो यूज़ करते हो ना, लकड़ी वगैरह में आग लग गया तो। हाँ, ये मैं उस कंडीशन में नहीं बोल रहा हूँ जैसे कि आपके अगर कोई पैनल है, पैनल में लकड़ी कहीं यूज़ है और आप उसमें वहाँ पे आग लग गया तो आप पानी डाल रहे हो, वहाँ तो लाइव वायर है, आप तो पानी यूज़ ही नहीं कर सकते हो। सिंपल सा थ्योरी समझ लीजिए, वहाँ आपको पानी तो यूज़ ही नहीं करना, पानी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पानी एक अच्छा कंडक्टर हो सकता है और आपको शॉक फील दे सकता है, करा सकता है।
तो अग्नि 1 मतलब क्लास ए जो फायर होता है वो क्या होता है, उसको बुझाने के लिए पानी यूज़ करते हैं। तो क्लास ए फायर में कौन कौन सा होता है, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, ये सब होता है। तो इंपॉर्टेंट हमको याद करना यही है क्लास ए फायर में कौन कौन सा चीज़ यूज होता है जिसमें आग लगता है। तो जैसे कि कागज़ का साइज़ क्या होता है, A4 A3 आपने पढ़ा होगा, आपने कभी फोटोकॉपी कराने गया होंगे या कभी भी जानते भी होंगे ये चीज़ों को। A4 साइज़ का कागज़ आता है, A4 साइज़ का पेज आता है, A3 साइज़ का आता है, A2 साइज़ का, A1 साइज़ का आता है। तो ये क्या है, A4 A3, ये आपको क्या बता रहा है, क्लास बता रहा है। और A4 मिलकर क्या बन रहा है, कागज़ का साइज़ बता रहा है A4। तो उसी तरह से मैंने B का भी इसी तरह बनाया है। तो B का क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ज्वलनशील द्रव आदि सब है। तो BPL है मैंने बता दिया। तो मतलब कि बी से क्या डिनोट हो रहा है, ये बी टाइप का है, P से क्या है पेट्रोलियम, L से लिक्विड। तो इस तरह से मैंने 4 इसमें बताया है। तो आप चाहे तो उसे भी याद कर सकते। तो आप एटलीस्ट एक बार उस फायर के वीडियो को देख लीजिए, मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए और उस पूरे ट्रिक को आप याद कर लीजिए। तो मैंने जैसे बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि 4 तरह के फायर होते हैं, ABCD। और लास्ट है आपका स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड मतलब कि एक परीक्षण किया गया है, एक मतलब कि लैब में एक टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग के बाद हमने कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड बनाया हमारी गवर्नमेंट ने। स्टैंडर्ड जो होता है हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, हमारे अगर मैं कुछ खाने वाली चीज़ के बारे में बोलूँ तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो कुछ स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रूल हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे इंडिया स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है तो आपको ये सब देखना पड़ेगा इसमें। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बुक में मिल जाएंगे देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका सिम्बल्स, आप याद कर लेंगे फ्रेंड्स। सिम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सिम्बल, जैसे वोल्ट का V होता है, टाइम पीरियड का T होता है, तो ये उसका स्टार्टिंग लेटर ही पकड़ के यहाँ पर रख दिया गया। लेकिन कई सिम्बल्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको, जैसे एंगुलर, तो एंगुलर का क्या सिम्बल्स, तो ओमेगा, W। तो ये चीज़ आपको कुछ देखना हो। सेल्फ इंडक्टेंस का L होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का LM होता है, रेसिस्टेंस का R होता है, रेसिस्टिविटी का ρ होता है। तो इस तरह के आपको सिम्बल्स को याद में रखना पड़ेगा। ये थोड़ा आपका प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है। और इसी मैं बता दूँ फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करना होगा। अदरवाइज़ आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे। ये सिंपल सा है फ्रेंड्स, ये हमारे आपके साथ सबके साथ होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जिसका नाम है टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन। इस तरह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन और लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के इतना ही। थैंक यू।